नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की खबर के साथ, जिसके बाकी चरणों के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में नीतीश सरकार पर जमकर हमले किए और पिछली बार की कई रैलियों की तरह भारी भीड़ जो नजर आ रही थी तेजस्वी यादव की रैली में, इस बार भी उनकी रैली में उतनी ही भीड़ नजर आई। आज भी मधुबनी की रैली में जैसे ही तेजस्वी का हेलीकॉप्टर उतरा, भीड़ का एक रेला उसकी ओर बढ़ गया। तेजस्वी यादव भी जब मंच पर गए तो लोगों से हेलीकॉप्टर से दूर रहने की अपील करते नजर आए। तेजस्वी ने मंच पर भाषण के दौरान स्वागत करने वालों को भी रोका। उनके इस अंदाज को भीड़ ने भी पसंद किया और चिल्लाते हुए तेजस्वी का समर्थन करते हुए नजर आए। सारा टाइम स्वागत में लगाते हैं आप लोग, क्या उनका बात नहीं होने देते। तेजस्वी यादव एक दिन में 12 से 15 रैलियां कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उनकी रैली शुरू होने से पहले हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने उनसे की खास बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं उसका कुछ हिस्सा। तेजस्वी जी, जहाँ जहाँ आप जाते हैं भीड़ आती है। आपने एक रोजगार का मुद्दा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये सब बोगस बात है। देखिए, जो नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा। आप बताइए, बिहार में मुद्दे हैं क्या है? कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई। नीतीश कुमार जी ने सब चौपट कर रखा है, कोई इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमने एक भरोसा दिया है, खाली पद है उसको आप नहीं बढ़िएगा जी, यानी आप भरोगे नहीं तब तक शिक्षा सुधरेगा कैसे? स्कूल में जब टीचर नहीं होंगे, अलग अलग विषयों के टीचर नहीं होंगे, तो आपका कहना है कि जो वादा कर रहे हैं अगर सत्ता में आए तो जरूर पूरा करेंगे। पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी जी, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में जी, ये एकदम प्रैक्टिकली होने वाला है। क्योंकि हमने कहने के लिए 50 लाख 1 करोड़ कह सकते थे, लेकिन हमारे कई जो अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन सबसे बातचीत करके ही हम लोगों ने ये फैसला लिया है। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, रिक्त पदे हैं और 5.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले आने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी भी जब 2014 में सत्ता में आए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात कह के आए थे, सत्ता में आने के बाद भूल गए, तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होगा? देखिए, हम हवाई भाषणबाजी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हमको लंबी राजनीति करनी है। और जो चीज़ प्रैक्टिस, जब पैसा है, खाली पदों को भरना है, नेशनल एवरेज के मुकाबले लाना है, तो ऐसा जब आदमी चांद पे चला जाएगा तो बिहार में कारखाने नहीं लग सकते। तो आप खाली पदों को भरने की बात करें। अच्छा, एक दूसरी बात है भ्रष्टाचार की। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार के युवराज, इस तरह से संबोधन उनका हो रहा है। जंगल राज के युवराज बोले, कुछ बोले, उनके पास बोलने के लिए है नहीं ना। 15 साल में डबल इंजन की सरकार ने बिहार को दिया क्या? इस साल पटाखों वाली दिवाली से बचें, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स इसकी हिदायत दे रहे हैं। सर्दी और प्रदूषण का मिश्रण कोविड के मरीजों के साथ साथ कोविड से ठीक हुए मरीजों के लिए किस तरह से घातक साबित हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। सर्दी प्रदूषण के प्रकोप से कोरोना और खतरनाक रूप ले सकता है। इसलिए दिवाली से होने वाले प्रदूषण से सचेत एक्सपर्ट्स पटाखों से दूर रहने की गुजारिश कर रहे हैं। पटाखे जो फूटते हैं उसके बाद कुछ स्मॉल पार्टिकल्स एयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्मॉल वायुकण या जिसको हम एरोसॉल बोलते हैं। और आप जानते हैं कि एरोसॉल की वजह से जो है कोविड-19 का जो विषाणु है वो फैलता है। तो इसका फैलाव ऐसे कि पटाखों के फोड़ने की वजह से जो एयर पोल्यूशन होने वाला है या जो एरोसॉल स्प्रेड होने वाला है उससे भी बढ़ेगा। ठंड के वक्त पोल्यूशन बढ़ता है, वायरल इन्फेक्शन बढ़ते हैं। दिवाली के वक्त पटाखे के धुओं की वजह से, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से दमे के पेशेंट्स, कोविड-19 के पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। प्रदूषण बढ़ने पर सूक्ष्म कण कम ऊंचाई पर जमा हो जाते हैं, जिससे वायरस के ज्यादा देर हवा में ठहरने का खतरा है, यानी ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। पहले से कोविड-19 की चपेट में आ चुके लोगों के लिए ये दोहरे वार जैसा होगा, खासकर उनके लिए जिनके फेफड़ों पर वायरस का गंभीर असर पड़ा है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फेफड़ों के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर दिखाई देता है और बहुत बार पेशेंट के रिकवरी के बाद भी ये जो फेफड़ों के ऊपर असर रहता है, जो उसे हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, ये पाया जाता है और उसको कवर होने के लिए समय देना पड़ता है। तो ये जो पेशेंट्स है जिनमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, जो एक्टिव कोविड-19 और कोविड-19 से अच्छे हुए हैं,
वो एक तरीके से COPD पेशेंट जो रहते हैं, फेफड़ों की बीमारी के जो पेशेंट रहते हैं, उस तरीके से बिहेव करेंगे और उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट ये एयर पोल्यूशन का आएगा। तो मेरी दरख्वास्त ये है सब भारतवासियों से कि एयर पोल्यूशन घटाने के लिए ये साल पटाखों को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। इधर दिवाली से पहले महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने BMC से टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग इस वक्त जो है हमको कम नहीं करना है, भले नंबर्स कम हो, टेस्टिंग को जो है बढ़ाना है। और इस वक्त जो हम लोग 12 से 15,000 टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमको 25,000 तक टेस्टिंग करनी चाहिए। मुंबई शहर में वायु गुणवत्ता 257 पर है। मानकों के हिसाब से सेहत के लिए ये हवा खराब है। ऐसे में शहर की जानी मानी वातावरण संस्था ने धूम धमाका बिना पटाखा कैंपेन लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जन जागरण तैयार हो और वो फटाखों के अंदर जो अलग अलग जहरीले एलिमेंट है, घटक है, उसके बारे में हम लोगों को बताएं। त्योहारों पर छाए कोविड के कोहरे में इस साल पटाखों की धूम न हो तो दिवाली की चमक बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स ऐसा जरूरी समझ रहे हैं, पर क्या लोग मानेंगे या सरकारी सख्ती की जरूरत होगी, देखना होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के चुनाव क्षेत्र अमेठी में एक अनुसूचित जाति के प्रधान पति को जिंदा जला दिया गया। 90% जली हालत में वो एक ऊंची जाति के शख्स के कंपाउंड में मिले। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उनके घर वालों ने मोबाइल पर उनका आखिरी बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने जलाने वाले 5 लोगों का नाम लिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अर्जुन के घर में अब मातम है। कल शाम करीब 6:30 बजे अच्छे भले चाय पीने गांव के चौराहे पे गए थे, लेकिन वहां से गायब हो गए। बाद में वो 90% जली हुई हालत में गांव के ही कृष्ण कुमार तिवारी के अहाते में मिले। चौराहे पे गए हैं, वही चौराहे से उठाए ले गए। कौन लोग? के आतोष, रवि, संतोष, राजेश, सब जने पकड़ ले गए। के हाथा में वहीं जला दे हैं। हाँ। पहले कोई विवाद था क्या? हाँ, सब रंजन, सब पैसा मांगत रहे। कहे प्रधानी में ढेर पैसा आया है, मैं सबका दिया। अर्जुन के घर वालों ने जली हुई हालत में ही उनका बयान मोबाइल फोन पे ऑडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कौन लोग उन्हें गांव के चौराहे से उठा के ले गए और जला दिया। उनके घर वालों ने मीडिया को ये ऑडियो क्लिप दी है। बाबू के रहा जलावना के तिवारी, आशुतोष, राजेश, विशेष, रवि, संतोष, ये सब पकड़ के ले गए हैं चौराहा से। घटना के बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। उसने अर्जुन को इलाज के लिए भेजा, लेकिन बच नहीं पाए। आरोपियों पे भी कार्रवाई हो रही है। अविलंब पुलिस वहां पहुंची। पुलिस उनको लोकल चिकित्सा उपचार जहां CSC में ले जाकर कराया। वहां से वो सुल्तानपुर के लिए रेफर हुए। सुल्तानपुर से आज सुबह जब वो लखनऊ के लिए रेफर हुए तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने हमें आज उनके 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध, कृष्ण कुमार आदि 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध 302 के अंतर्गत तहरीर प्रदान की। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पति की मौत के बाद गांव के प्रधान छुटका भी डरी हुई हैं। जो पैसे ना तका दिए का करा चाहता ही साहब, अब जेकर ले जाए कर रहा उठाए ले गए। अब हमारे घर बचा ही लड़का बच्चा दूठिए नहीं कर अच्छा चाहता ही उनका। एक शख्स की हत्या के बाद जो कार्रवाई पुलिस करती है वो करेगी, लेकिन ये पुलिस के इकबाल की कमी है कि एक शख्स को इस तरह चौराहे से उठा करके दिन दहाड़े जिंदा जला दिया जाता है। अमेठी में अरुण गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कहते हैं इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, और दिल्ली के शास्त्री पार्क के आसिम इसकी जीती जागती मिसाल हैं। 19 सितंबर को उन्हें शास्त्री पार्क में एक 5 साल का बच्चा मिला था। न सिर्फ महीने भर से वो उन्हें पाल रहे हैं, बल्कि दिन रात ऑटो में बिठाकर उनके माँ बाप की तलाश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 40 साल के ऑटो ड्राइवर आसिम रोज इसी तरह से इस बच्चे को लेकर अपनी ऑटो में दिल्ली की तमाम सड़कों पर इसके माँ बाप को ढूंढते फिरते हैं। पिछले महीने लगभग 5 साल की उम्र का ये बच्चा आसिम को रोते हुए शास्त्री पार्क की लाल बत्ती पर मिला था। आसिम ने पुलिस भी बुलाई और नियम के मुताबिक पुलिस बच्चे को अनाथालय भी ले गई, लेकिन कोविड की समस्या के चलते आसिम ने बच्चे को अपने पास ही रख लिया।
पीसीआर की कॉल की। हमने पीसीआर की कॉल लगभग 11:30 बजे की। उनका कॉल आया कि इसे अनाथ आश्रम छोड़ना है। इसकी डॉक्टरी करवाई यहाँ जग प्रवेश हॉस्पिटल है शास्त्री पार्क में। उसके बाद हम इसे अनाथालय ले गए तो वहाँ कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। तो फिर पुलिस वालों ने ये कहा कि आपके पास से जाना भी पसंद नहीं कर रहा, रो रहा था। मुझे मेरे अलावा किसी पे जाता नहीं है। मैं भी ये समझता हूँ कि किसी भी तरह इसके माँ बाप मिल जाए। मेरा कम से कम 1000 से 1500 किलोमीटर का रनअप हो गया इसे ढूंढने के लिए। आसिम शास्त्री पार्क की एक तंग गली में अपनी पत्नी अनीसा और 2 बेटियों के साथ एक छोटे से कमरे में रहते हैं। आसिम और अनीसा का घर और जेब भले ही क्यों ना छोटी हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अनीसा जैसे अपनी दोनों बेटियों को अपने हाथों से खाना खिलाती है, वैसे ही इस बच्चे को भी अपने हाथों से खिलाती है। इस बच्चे को आसिम के परिवार से इतना प्यार मिला कि वो पूरी तरह इनसे हिल मिल गया है। जी हम ऐसे रखते हैं अपने बच्चों की तरह, जैसे हमारे बच्चे हैं। और ऐसे ये भी तो बच्चे है, किसी का भी वो हिंदू मुस्लिम का किसी का भी वो है तो बच्चे ही, इसलिए हम इसे इसी तरह से रखते हैं। अपने जैसे बच्चों को रखते हैं जी। कपड़े उपड़े सब धोते हैं जी, कपड़े निलाना भी अपने हाथ से, बस ये टॉयलेट का था बस। अन्य तो निलाना दिलाना खिलाना भी, जितने बार हमारे बच्चे कोई चीज़ खाते हैं वैसे ही हम उसको खिलाते हैं, देखभाल वैसे ही करते हैं। बस यही है कि इसीलिए इसे अपने पास रख रखा है कि ये अपने माँ बाप के पास चला जाए। लगभग 5 साल का ये बच्चा ना अपने माँ बाप का नाम बता पा रहा है, ना अपना पता। बस सिर्फ इतना कहता है कि उसकी माँ उसे लल्ला कहकर बुलाती थी। आसिम भाई धर्म से मुसलमान हैं, लेकिन ना ही इस बच्चे को कभी मस्जिद ले गए हैं, ना ही घर में नमाज पढ़ाने की तालीम देते हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और वो अपना काम छोड़कर इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने के लिए गलियों गलियों फिरते हैं। वो यही चाहते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द अपने माँ बाप तक पहुँचे। नई दिल्ली में सहयोगी सचिन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पीएम का गुजरात दौरा। जो सुख सुविधाएं हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री के काफी समीप विचरण करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद थे। कैक्टस गार्डन। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में कैक्टस गार्डन का भी उद्घाटन किया, यूनिटी ग्लो ग्राउंड का दौरा किया, सरदार पटेल प्राणी उद्यान, जंगल सफारी का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने सरोवर डैम पर डायनामिक डैम लाइटिंग का भी उद्घाटन किया। तो आप इसकी चकाचौंध में खो से जाएंगे। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।